4 साल पहले एक अंधेरी रात में, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, एक मासूम लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। संजना, एक साधारण लेकिन साहसी लड़की, जिसे गांव वालों ने झूठे आरोपों में बदनाम कर दिया था, बेबस होकर अपनी विधवा मां के साथ गांव छोड़ने को मजबूर हुई। हर चेहरे पर तिरस्कार, हर जुबान पर अपमान और हर गली में उसके खिलाफ नफरत थी। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही लड़की एक दिन एसडीएम बनकर लौटेगी, न्याय और बदलाव की लौ जलाने के लिए। 4 साल बीत गए। वो डरी हुई लड़की अब एक सशक्त अधिकारी बन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और इंसाफ की चमक थी। जब उसकी सरकारी गाड़ी गांव में दाखिल हुई, तो वही लोग जिन्होंने उसे बेइज्जत करके निकाला था, अब सन्न रह गए। उनकी आंखों में पछतावा था, कुछ में डर और कुछ में संकोच। लेकिन संजना के आने का मकसद बदला नहीं था, बल्कि इंसाफ था, उस अत्याचार के खिलाफ जो बरसों से इस गांव में पल रहा था। लेकिन यह आसान नहीं था। ठाकुर सुरेंद्र सिंह, जो इस गांव का सबसे ताकतवर आदमी था, उसने संजना की राह में मुश्किलें खड़ी करने की ठान ली। धमकियां, साजिशें, हिंसा, सब कुछ आजमाया गया, लेकिन संजना न टूटी, न झुकी। उसके कदमों में अब संघर्ष की कहानी थी और उसकी आंखों में इंसाफ की आग। यह सिर्फ एक लड़की के सम्मान की वापसी की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक क्रांतिकारी संघर्ष की दास्तान है, जहां सच्चाई और साहस ने झूठ और अन्याय को घुटनों पर ला दिया। दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहिए। वीडियो के अंत तक देखिए, एक लड़की को कैसे बदनाम किया गया और वह एसडीएम बनाकर लौटी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल बबीता ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। तो देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। गांव रायपुर की मिट्टी में अजीब सी खुशबू थी, पर इस खुशबू में कुछ कसक भी घुली थी। यही वह गांव था जिसने संजना को 4 साल पहले धक्के देकर निकाल दिया था। किसी ने उसे कुल्टा कहा, किसी ने अभागन। गांव की इज्जत पर दाग लगाने का आरोप उस पर लगाया गया, बिना किसी ठोस सबूत के। 4 साल पहले संजना गांव की सबसे होनहार लड़की थी। उसने 12वीं में जिले में टॉप किया था, मगर उसके सपनों से ज्यादा लोगों को उसकी सुंदरता दिखाई देती थी। गांव के जमींदार के बिगड़ैल बेटे रवि ठाकुर की बुरी नजरें उस पर थीं। जब उसने संजना को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहा और असफल रहा, तो उसने उसके खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। एक रात किसी ने अफवाह फैला दी कि संजना को किसी लड़के के साथ खेतों में देखा गया है। बस यह अफवाह आग की तरह फैली और बिना सच जाने गांव के लोगों ने उसे दोषी मान लिया। उसकी विधवा मां गिड़गिड़ाती रही, मगर किसी ने न सुनी। पंचायत ने फैसला सुनाया, गांव की इज्जत बचाने के लिए इसे यहां से निकाल देना ही उचित होगा। 4 साल बीते और रायपुर गांव का बाजार रोज की तरह अपनी रफ्तार से चल रहा था। तभी सफेद एम्बेसडर कार गांव की चौपाल पर आकर रुकी। गाड़ी से एक महिला निकली, तेज नजरें, आत्मविश्वास से भरी चाल, कंधे पर झूलता सरकारी बैग और गौरवशाली खाकी सूट। गांव के चौधरी रामकिशन चौंक गए। अरे, ये तो वही लड़की है। संजना ने काला चश्मा हटाया, लोगों पर निगाह दौड़ाई और एक गहरी सांस ली। मैं संजना वर्मा, जिले की नई एसडीएम हूं। गांव में सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने उसे अपमानित करके भगाया था, वे अब उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे। गांव वालों के चेहरों पर अजीब सा डर था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उन्होंने बेइज्जत करके गांव से निकाला था, वही अब सरकारी गाड़ी में बैठकर एसडीएम बनकर लौटी है। संजना ने चारों तरफ देखा और फिर अपनी दृढ़ आवाज में बोली, मैं इस गांव में सिर्फ प्रशासनिक दौरे के लिए नहीं आई हूं, बल्कि इंसाफ देने आई हूं। गांव के चौधरी रामकिशन, जो पंचायत के प्रधान थे, आगे बढ़े और कांपती आवाज में बोले, बेटा, पुरानी बातें भूल जा। अब तू इतने ऊंचे पद पर है, हमें माफ कर दे। संजना ने ठाका लगाया, लेकिन उस हंसी में दर्द और कटाक्ष था। भूल जाऊं? मुझे गांव से निकालते वक्त आप लोगों ने मेरी मां की चीखें सुनी थीं। मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालते वक्त आपके अंदर का इंसान नहीं कांपा था। अब जब मैं ताकतवर बनकर लौटी हूं, तो आपको माफी चाहिए। गांव वाले चुप थे।
तभी भीड़ में से रवि ठाकुर निकल कर आया, वही जमींदार का बिगड़ैल बेटा जिसकी वजह से संजना पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। 4 साल पहले उसका परिवार गांव में राज्य करता था, लेकिन अब हालात बदले हुए थे। रवि ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अरे संजना, मेरा मतलब मैडम, आपसे गलती हो गई थी, पर अब पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। हम आपके अपने ही लोग हैं। संजना ने ठंडे स्वर में कहा, अपने लोग? जब मेरी मां तड़प तड़प कर मर रही थी तब कोई अपना नहीं था। अब कानून अपना काम करेगा। फिर उसने पास खड़े पुलिस अधिकारी को इशारा किया, इस रवि ठाकुर को गिरफ्तार करो, और हां, केस फिर से खोला जाएगा। मुझे सच जानना है कि 4 साल पहले मेरे खिलाफ जो साजिश रची गई थी उसके पीछे कौन कौन था। रवि बुरी तरह घबरा गया। मैडम, आप यह नहीं कर सकती, यह अन्याय होगा। संजना ने तीखी नजरों से उसे घूरा और बोली, अन्याय? यह शब्द अब तुम जैसे लोगों के लिए ही बना है। गांव वालों की भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग संजना के समर्थन में थे तो कुछ अब भी खामोश खड़े थे। रवि ठाकुर के हाथों में हथकड़ियां पड़ चुकी थीं। पुलिस उसे गाड़ी में बैठाने लगी, लेकिन तभी भीड़ में से एक आवाज आई, सिर्फ रवि ही क्यों, असली गुनहगार तो और भी हैं। संजना ने पलट कर देखा। बोलने वाला रघु काका थे, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और न्यायप्रिय व्यक्ति माने जाते थे। संजना ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या मतलब आपका, काका? रघु काका ने भीड़ की ओर देखा और बोले, 4 साल पहले जब तेरे खिलाफ पंचायत बैठी थी तो सच को जानने वाले बहुत लोग थे, लेकिन डर के मारे कोई बोल नहीं सका। अब तुझे इंसाफ मिलना ही चाहिए। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। तभी बंसीलाल नाम का एक आदमी जो पंचायत का हिस्सा था घबराकर आगे बढ़ा और बोला, हमें माफ कर दो बिटिया, असली खेल तो रवि के बाप ठाकुर सुरेंद्र सिंह का था। उसने ही हमें धमकाया था कि अगर हमने तेरे खिलाफ फैसला नहीं दिया तो हमारा जीना मुश्किल कर देगा। संजना का दिमाग घूम गया। तो असली गुनहगार ठाकुर सुरेंद्र सिंह है? गांव के कुछ और लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। हां, वही है, वही हर चीज का मास्टरमाइंड था। संजना के चेहरे पर अब एक अलग ही तेज था। उसने तुरंत पुलिस अधिकारी को आदेश दिया, ठाकुर सुरेंद्र सिंह को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और सभी पंचायत सदस्यों को भी हिरासत में लिया जाए ताकि सच सामने आ सके। गांव में हड़कंप मच गया। कुछ लोग विरोध करने लगे, लेकिन ज्यादातर अब संजना के पक्ष में थे। उन्हें महसूस हो चुका था कि उन्होंने 4 साल पहले बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन संजना को पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। ठाकुर सुरेंद्र सिंह कोई आम आदमी नहीं था। उसकी पहुंच ऊपर तक थी। उसे गिरफ्तार कराना आसान नहीं होगा। लेकिन अब संजना पीछे हटने वालों में से नहीं थी। गांव में भूचाल आ चुका था। ठाकुर सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश मिल चुका था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। वह सिर्फ गांव का दबंग नहीं था, बल्कि राजनीतिक ताकत भी रखता था। ठाकुर साहब अभी हवेली में हैं, पुलिस अधिकारी ने संजना को बताया। लेकिन हमें यह भी सूचना मिली है कि उनके कुछ लोग उन्हें फरार कराने की कोशिश में हैं। संजना को अंदाजा था कि मामला और भी उलझ सकता है। उसने तुरंत जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी को फोन किया और गांव में अतिरिक्त पुलिस बल भेजने का अनुरोध किया। पुलिस टीम के साथ संजना खुद ठाकुर सुरेंद्र सिंह की हवेली पहुंची। दरवाजे पर हथियारों से लैस कुछ आदमी खड़े थे, लेकिन पुलिस को देखकर वे पीछे हट गए। ठाकुर अपने आलीशान बैठक में बैठा शराब पी रहा था। जब उसने संजना को अंदर आते देखा तो ठहाका मारकर हंसा। अरे वाह, जिसे हमने धक्के देकर गांव से निकाला था वो आज मेरे घर पर छापा मारने आई है। संजना की आंखों में गुस्से की लपटें थीं। तुम्हारी हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी ठाकुर। कानून अब तुम्हारे करीब है। ठाकुर ने गिलास पटकते हुए कहा, कानून? कानून को मैं खरीद सकता हूं लड़की। भूल गई कि मेरी पहुंच दिल्ली तक है? संजना ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारी पहुंच चाहे जितनी भी बड़ी हो, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। पुलिस, इसे गिरफ्तार करो। जैसे ही पुलिस ठाकुर को पकड़ने बढ़ी, हवेली के बाहर से गोलियां चलने लगीं। ठाकुर के गुंडों ने हमला कर दिया था। पुलिस भी तैयार थी। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। संजना ने तुरंत पोजीशन ली और पुलिस टीम को निर्देश दिए,
ठाकुर जिंदा हाथ आना चाहिए। कुछ ही देर में पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। ठाकुर के कई गुंडे भाग निकले, कुछ गिरफ्तार हो गए, लेकिन ठाकुर खुद अंदर के दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहा था। संजना ने उसे भागते देख लिया। ठाकुर, रुक जाओ, उसने चेतावनी दी, लेकिन ठाकुर भागता रहा। तभी संजना ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर निकाली और एक सटीक निशाना लगाकर उसकी टांग पर गोली मार दी। ठाकुर दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों को जब खबर मिली कि ठाकुर पकड़ा जा चुका है, तो वे एकजुट होकर चौपाल पर इकट्ठा हो गए। अब कोई संजना के खिलाफ नहीं था। सबकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। चौधरी रामकिशन ने आगे बढ़कर कहा, बिटिया, हमने तेरे साथ अन्याय किया, तू हमें माफ कर दे। संजना ने गंभीर स्वर में कहा, माफ तो कर दूं, लेकिन पहले एक वादा करो, अब इस गांव में किसी बेटी पर बिना सच जाने आरोप नहीं लगेगा। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, हम वादा करते हैं। 4 साल पहले जो अन्याय हुआ था वह अब खत्म हो चुका था। संजना की जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि हर उस लड़की की थी जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती है। ठाकुर सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन संजना को महसूस हो रहा था कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। वह जानती थी कि ठाकुर के पास बड़े राजनीतिक कनेक्शन थे और वह जेल में भी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। ठाकुर की गिरफ्तारी के अगले ही दिन संजना को एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ एक भारी आवाज थी, एसडीएम साहिबा, आपने जो किया वो ठीक नहीं था। हमारे आदमी को जेल में डाल दिया। इसका अंजाम जानते हो? संजना ने शांत स्वर में जवाब दिया, अंजाम, अपराधी सलाखों के पीछे रहेगा और कानून अपना काम करेगा। कानून? दूसरी तरफ से ठहाका गूंजा। कानून सिर्फ किताबों में होता है, असल दुनिया में ताकत चलती है। याद रखना, अगर ठाकुर को कुछ हुआ तो तुम्हारी जान की गारंटी कोई नहीं ले सकता। फोन कट चुका था, लेकिन यह साफ था कि खतरा अभी टला नहीं था। ठाकुर की साजिश उसी रात पुलिस को खबर मिली कि जेल में बंद ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने अपने कुछ करीबी लोगों से मुलाकात की है। खबर थी कि वह जल्द ही जेल से छूटने के लिए कोई बड़ा खेल खेलने वाला है। संजना ने तुरंत डीएम, जिलाधिकारी और एएसपी, पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। हमें सुरक्षा बढ़ानी होगी। ठाकुर को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा और तब तक उसे किसी भी हाल में बाहर नहीं आने देना है। डीएम और एसपी दोनों उसकी गंभीरता को समझ गए। हम जेल की सुरक्षा बढ़ा देंगे, लेकिन हमें पक्के सबूत भी जुटाने होंगे ताकि कोर्ट में उसे जमानत न मिल सके, एसपी ने कहा। इस बीच गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। ठाकुर के कुछ वफादार आदमी अब भी खुलेआम घूम रहे थे। एक रात पंचायत भवन में आग लगा दी गई। फिर कुछ गवाहों को धमकाया जाने लगा कि वे कोर्ट में ठाकुर के खिलाफ गवाही न दें। संजना को अब समझ आ चुका था कि ठाकुर भले ही जेल में हो, लेकिन उसकी जड़ें अब भी गहरी थीं। उसे इस मामले को खत्म करने के लिए और गहराई में जाना होगा। उसी समय रघु काका ने एक राज खोलने का फैसला किया। वे संजना से मिलने आए और बोले, बिटिया, ठाकुर के काले कारनामों की एक डायरी है जिसमें उसके सारे अपराध दर्ज हैं, लेकिन वह डायरी आज भी उसकी हवेली में छुपी हुई है। संजना चौंक गई। अगर हमें वह डायरी मिल जाए तो ठाकुर को हमेशा के लिए जेल में डाला जा सकता है। लेकिन यह काम आसान नहीं था। ठाकुर की हवेली अभी भी उसके गुंडों के कब्जे में थी। अगर संजना को वह सबूत हाथ लगाना था तो उसे जोखिम उठाना ही पड़ेगा। संजना जानती थी कि अगर ठाकुर की काली करतूतों की डायरी मिल जाए तो उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन यह काम सीधा नहीं था। ठाकुर के गुंडे अब भी उसकी हवेली पर पहरा दे रहे थे। उसने पुलिस की एक विशेष टीम तैयार की और रात के अंधेरे में हवेली पर छापा मारा। अंदर घुसते ही कुछ गुंडों ने हमला किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें जल्द ही काबू कर लिया। हवेली की तलाशी शुरू हुई। संजना को ठाकुर का निजी कमरा याद था। यही वह जगह थी जहां उसे सबूत मिलने की सबसे ज्यादा संभावना थी। अलमारी में छिपी एक पुरानी संदूकची मिली। जब उसे खोला गया तो अंदर एक मोटी डायरी थी, ठाकुर सुरेंद्र सिंह के गुनाहों का पूरा कच्चा चिट्ठा। डायरी में न सिर्फ संजना के खिलाफ हुई साजिश का जिक्र था, बल्कि कई बड़े नेताओं,
अधिकारियों और अपराधियों के नाम भी दर्ज थे। यह सिर्फ ठाकुर के लिए नहीं, बल्कि कई ताकतवर लोगों के लिए खतरे की घंटी थी। अगले दिन कोर्ट में ठाकुर को पेश किया गया। उसकी जमानत की पूरी तैयारी हो चुकी थी, महंगे वकील, राजनीतिक दबाव, सब कुछ। लेकिन जैसे ही संजना ने वह डायरी कोर्ट के सामने रखी, पूरा मामला पलट गया। ये देखिए, इस डायरी में ठाकुर के सारे गुनाह दर्ज हैं। गवाहों की हत्या, जबरन कब्जे, लड़कियों के खिलाफ साजिशें और भ्रष्टाचार। यह आदमी सिर्फ गांव का अपराधी नहीं, बल्कि एक संगठित अपराधी है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। ठाकुर ने जब देखा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने अंतिम चाल चलने की कोशिश की। वह अचानक अपनी जेब से एक छुपाया हुआ चाकू निकालकर संजना पर हमला करने दौड़ा। लेकिन संजना अब कमजोर लड़की नहीं थी, वह एक प्रशिक्षित अधिकारी थी। उसने बिजली की तेजी से अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाला और ठाकुर के हाथ में गोली मार दी। चाकू उसके हाथ से गिर गया और पुलिस ने तुरंत उसे जकड़ लिया। कोर्ट ने ठाकुर सुरेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। उसके गुंडे भी पकड़े गए और कई भ्रष्ट अधिकारियों की जांच शुरू हुई। गांव वालों ने अब महसूस किया कि उन्होंने संजना के साथ कितना अन्याय किया था। चौधरी रामकिशन ने हाथ जोड़कर कहा, बिटिया, हमने तुझे बेइज्जत करके निकाला था, लेकिन तू फिर भी इस गांव के लिए लड़ी। हम तुझसे माफी मांगते हैं। संजना ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे तुम लोगों से कोई बदला नहीं चाहिए, लेकिन अब इस गांव में कभी किसी बेटी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, हम वादा करते हैं। कुछ दिनों बाद संजना का तबादला एक बड़े जिले में हो गया। जाने से पहले उसने अपनी मां की समाधि पर जाकर कहा, मां, मैंने न्याय पा लिया। अब कोई और लड़की इस गांव से रोकर नहीं जाएगी। हवा में एक नया सुकून था। गांव रायपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि बदलाव की मिसाल बन चुका था। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी? उम्मीद करती हूं कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल बविता ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।